हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लास टाइम। जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया है एक बार कंफर्म करके बता दीजिए बेटा। ऑडियो इज़ फाइन, वीडियो इज़ ओके आई होप, एंड आई वुड ऑल्सो होप कि आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दीजिए बेटा। बाकी अभी 5 मिनट्स पहले समहाउ पूरे इंडिया में एयरटेल डाउन हो गया, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। इवन मेरे वाले नेट की भी स्पीड काफ़ी स्लो रहेगी, बट नो इश्यूज़। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा शाम को। हाँ जी, प्लीज़ कंफर्म क्या ऑडियो वीडियो सब ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। एंड सो रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, यू नो लास्ट क्लास में थे कुछ एक होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप हमने ट्राई किए थे बेटा वो क्वेश्चंस। ओके, सो गोइंग फर्दर लेट अस से उसी थीम पे थोड़े से कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। और लिख लीजिए फिलहाल एक नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन नहीं, एट पॉइंट ए लिख लीजिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। सो आप लोगों को जो यहाँ पे डायग्राम गिवन होगा, इट वुड बी अ 3D टाइप ऑफ डायग्राम। और कैसा? सो यू विल सी कि इन द गिवन डायग्राम सबसे पहले तो व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस डायग्राम इज x, y and z axis. Secondly, रिमेंबर हमेशा x, y, z को परफेक्ट वे में बनाने का मेथड ये है कि जब आप राइट फिंगर्स को प्लस x से प्लस y की तरफ कर्ल करें तो राइट थंब शुड पॉइंट अलोंग प्लस z एक्सिस। +1 में हमने देखा था दिस इज कॉल्ड द राइट हैंडेड सिस्टम, है ना। सो जो आपको इस समय let us say current carrying coil given है, it is like this, then it is like this, and then it is like this। मैं तीनों वायर्स का एक बार डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। सेंटर से या रादर सॉरी ओरिजिन से a डिस्टेंस दूर ये जो फर्स्ट वाली वायर है विच यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दिस वायर इज एक्चुअली पैरेलल टू z एक्सिस। फिर आती है एक सेमी सर्कुलर लूप विच इज गिवन टू लाई इन द XZ प्लेन। और फाइनली सेम करंट आई जब वापस गया, इट इज गोइंग अलोंग अ लाइन विच इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। सो ये 3D डायग्राम है। आपको सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर ए पर फील्ड बताना है। लेट अस सी। दो मिनट का टाइम लेते हैं एंड विल देन डिस्कस। सो 2014 से ही ऐसे क्वेश्चंस एंट्रेंस में आ रहे हैं कि जहां आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है और गिवन फिगर है कोई 3 डायमेंशनल फिगर।
हाँ जी, सोच समझ के, जो भी आपको रूल्स पता हैं, सर्कुलर लूप का रूल अलग है, स्ट्रेट लाइन का अलग है। अच्छा, हो सकता है लास्ट क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस में आपको कुछ डाउट हो, वो कल डिस्कस करेंगे एक साथ। हाँ जी, अच्छा, हाँ, लास्ट क्लास डिस्कशन ही थी, ठीक बात है बेटा। हाँ जी, तो जो लोग भी ऑनलाइन हैं, अगर पॉसिबल है बेटा ऑफलाइन क्लास लगा लीजिए। संस्कृति जैसे आप तो रेगुलरली आते थे बेटा ऑफलाइन में, ट्विंकल कोशिश कीजिए बेटा ऑफलाइन क्लास लगा लें। हाँ जी, 1 मिनट में करने वाले हैं डिस्कस। लेट अस सी हु हैज़ अ वेरी गुड आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स। रिमेंबर 3D फिगर है, तो आंसर भी आई कैप, जे कैप, के कैप उस फॉर्मेट में आएगा। अच्छा, आ गया, ओके ओके। एंड सो इट इज़ डिस्कशन टाइम, और डिस्कशन शुरू करते हैं विद नेमिंग द वेरियस पार्ट्स। सो सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1, लेट अस से let us say consider the scenario कि आपने सबसे पहले वो वायर कंसिडर की जो z एक्सिस के पैरेलल है। हाँ जी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वायर। बेशक आप इसका कुछ नाम पी क्यू रख दीजिए, मे बी। सो इस वायर की वजह से ए पे फील्ड, हाँ जी, क्या मैं ठीक रूल लगा रहा हूँ? Isn't it? इनवर्ड्स होगा लुकिंग एट दिस वायर। ये जो पोर्शन है यहाँ पर ख़त्म हो गया। अंडरस्टूड है कि ये वायर सेमी इनफाइनाइट थी, इनवर्ड्स है, इसीलिए फील्ड हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग, एंड सो इट वुड बी, हाँ जी, म्यू नॉट आई बाय, वेरी गुड, 4 पाई ए जे कैप। प्रियंका ने परफेक्ट आंसर बता दिया है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको डायरेक्शन में डाउट हो, तो फिर फील्ड इज अलोंग आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, इजंट इट? क्या इस बार करंट प्लस के कैप के अलोंग है, और इस वायर के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आई कैप के अलोंग है? तो के क्रॉस आई भी क्या होता है? जे कैप। सो दिस इज अ सेकेंड गुड वे ऑफ अराइविंग एट द आंसर। फिर जो सेमी सर्कुलर लूप है उसकी वजह से भी इनवर्ड्स मीन्स फिर से जे कैप। इस बार क्या लिखें बेटा? म्यू नॉट आई बाय, वेरी गुड, म्यू नॉट आई बाय 4 ए जे कैप। और लास्टली इसकी वजह से, हाँ जी, माइनस के होगा बेटा इस बार। ये माइनस वाई के अलोंग है ना, देखिए ऐसे
तो देखिए पक्का बात बन रही है। नीचे वाली डायरेक्शन देखिए 3D में हमें कैसे सोचना है कि ये जो वायर है ये -y के अलॉन्ग है। देखिए आप राइट हैंड कैसे घुमा रहे हैं, हाँ देखिए ऐसे है, यस अ, ये बाहर ऐसे हाँ ऐसे आ रही है, इस वाली साइड बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ऐसे हाँ मतलब ये वाली डायरेक्शन आएगी सामने। बिल्कुल ठीक बात। एक बार फिर से बेटा 1 मिनट पेन रख देते हैं, ऐसे मेरी तरफ आएगी आगे, मतलब जेड की मेरी तरफ आएगी। नहीं 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 बेटा, इस बार XZ प्लेन है, इनवर्ड है -y, सॉरी इनवर्ड है +y, ये है -y, है ना। तो देखिए ये ऐसे, क्या वायर ऐसे है यस और क्या ये -z हो गया, है ना। सो आई कैन सी कि क्लास में थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है। तो वैसे में याद रखिए कि हमारे पास दूसरा मेथड इसी दिन के लिए तो है ना। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन फील्ड वुड बी μ0I/4 pi a और डायरेक्शन वुड बी -k कैप। लेकिन अगर हमें फिर भी थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो फिर इस वायर के बारे में सोचिए। क्वेश्चन में मेंशन्ड है करंट इज अलोंग -j कैप। यस, क्या इस वायर के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर -i के अलोंग है? माइनस माइनस विल कैंसल, j क्रॉस i होता है -k कैप। सो यस इट वाज ट्रिकी, 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे अगर ये एग्जाम में आया, बट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो बेटा अंशुल आपके कमेंट पे मैं फिर से कहूँगा कि अगर तो हो 2 डायमेंशनल फिगर, फिर तो इनवर्ड और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स का कुछ मीनिंग है। लेकिन अगर 3D फिगर हो फिर आंसर आपको बताना चाहिए इन टर्म्स ऑफ +-i, +-j या +-k कैप। सो लेट अस मूव फर्दर। हाँ जी आगे चल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। सो एक बार 2014 में जेईई मेन और नीट दोनों में एग्जामिनर ने इस फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पूछा था। सो ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आपने लिखा कि ओके जे कैप का कोफिशिएंट है μ0I/4 pi a इंटू 1 + pi j कैप माइनस μ0I/4 pi a k कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके बाद हमें पता है कि अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स दे रखे हों देन हाउ वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड क्लियरली। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। सो μ0I/4 pi a तो कॉमन आ गया, रूट ऑफ 1 + pi स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जब भी आप लोगों का मैग्नेटिक्स का टेस्ट होगा आई वुड इंश्योर कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन या मे बी 2 क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें 3D फिगर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे पूछा हो। हाँ जी वी कैन मूव फर्दर, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एंड सो गोइंग फॉरवर्ड हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट थिंग वुड बी टू फाइंड what is the expression for force on a current carrying coil in external magnetic field। सो यू नो अबाउट करंट एलिमेंट। क्या होता है बेटा करंट एलिमेंट?
आइडियल वेक्टर, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आई गेस आप लोग आज माइक से भी आंसर्स दे सकते हैं। आई विल बी एबल टू लिसन टू योर वॉइस, नो प्रॉब्लम्स। हाँ जी, क्या होता है आइडियल वेक्टर? करंट एलिमेंट वही कहलाता है। सो बिल्कुल ठीक बात है। एंड सो उस पर फोर्स अगर फाइंड आउट करना हो तो बड़ा आसान सा काम है। ऑल वी नीड टू डू इज कि इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला, यू नो, स्मॉल करंट एलिमेंट पर फोर्स है, स्मॉल फोर्स डी एफ वेक्टर इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। हाँ जी, आइडियल क्रॉस बी, और यू कैन से मैग्नीट्यूड वाइज F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। सो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, हाँ जी, राइट हैंड रूल से हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट, और इफ रिक्वायर्ड हमारे पास ब्रह्मास्त्र तो है ही, रूल ऑफ सर्कुलैरिटी, isn't it? So the fact is कि moving to a question, question is find force on coil PQRS if क्वेश्चन में हैं दो पार्ट्स, और क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा जो डायग्राम गिवन है उसमें आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS गिवन है विच इज इन XY प्लेन, यानी कि Z वेक्टर है, हाँ जी, Z एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स। इट इज कैरिंग अ करंट I, और इस रेक्टेंगल में लेंथ है L, ब्रेड्थ है B। Let us solve both the parts. हाँ जी, चिराग आज लेट हो गए और पिछली 2 क्लासेस में आप एब्सेंट भी थे, बट खैर पहले तो ये इंश्योर कीजिए प्लीज़ अपने टेस्ट के मार्क्स अभी चेक करके मुझे भेज दीजिए। 2-3 बच्चों ने अभी भी सेंड नहीं किए हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में कुछ बढ़िया जवाब। हाँ जी, आपके आंसर का इंतजार हो रहा है। लेट अस सी। ओके, ट्विंकल के आंसर सही हैं दोनों के। हाँ जी बेटा, नहीं। सो एज ट्विंकल हैज वेरी राइटली आंसर्ड, दोनों पार्ट्स में कॉइल पे फोर्स है 0। इनफैक्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
किसी भी क्लोज्ड करंट कैरिंग कॉइल पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। सो एक एक पार्ट करके करते हैं सॉल्व। सो अब तक इस चैप्टर में हम डॉट यूज करते रहे हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग आउटवर्ड्स एंड क्रॉस फॉर इनवर्ड्स। लेकिन याद रखिए डॉट एंड क्रॉस आर जनरल टर्मिनोलॉजी। जैसे अगर किसी सेगमेंट पर फोर्स आउटवर्ड है, आप फोर्स को भी डॉट लिख सकते हैं, है ना। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही ये सिंबल रिजर्व नहीं है। मीनवाइल आई विल बी सॉल्विंग दिस फर्स्ट पार्ट जिसमें फील्ड है बी नॉट आई कैप। तो फिर ऐसे में पी क्यू की बात करते हैं। फोर्स इज आइडियल क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर है इस बार बी नॉट आई कैप। हाँ जी, क्या आइडियल और बी में एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो। इवन फॉर आर एस एंगल 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री भी जीरो। सो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया जीरो वेक्टर। टोटली ओके। व्हाट अबाउट द फोर्स ऑन क्यू आर? इस बार डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। सो बाय राइट हैंड रूल देखिए, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी। हाँ जी, फोर्स किधर आ रहा है बेटा? इनवर्ड्स इज अ गुड आंसर, यानी माइनस के कैप। तो बेसिकली इस पे फोर्स है इनवर्ड्स और बी आई बी डायरेक्शन है माइनस के कैप। इसके कंपैरिजन में एसपी में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इजंट इट? तो देखिए आइडियल क्रॉस बी, क्या डॉट आ गया इस बार? फोर्स वुड बी आउटवर्ड एंड सो फोर्स ऑन एस पी आ जाएगा प्लस बी आई बी के कैप। और इसीलिए पूरी लूप पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो। इनफैक्ट इसमें आंसर तो जीरो आ ही गया, बट एक लॉजिक और समझते हैं। सपोज कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होता, उसकी वजह से क्यू आर पर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स होता, बट याद रखिए फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। कंपेयर्ड विद क्यू आर, एस पी में करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, तो फोर्स तो होता है आइडियल क्रॉस बी। जब करंट में माइनस साइन आ गया तो नेट फोर्स भी पहले से रिवर्स, और इसीलिए इन दोनों पे फोर्स का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली पी क्यू और आर एस पे भी फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? जीरो। सो जो भी अप्रोप्रिएट लगे लिख लीजिए। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन that the force on any current carrying loop in uniform magnetic field would be zero. And done, I guess. So looks like we can move to the next part, जिसमें सेकंड पार्ट में फील्ड था बी नॉट के कैप। एंड सो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट टू। अगर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट के कैप, हाँ जी, तो व्हाट अबाउट द फोर्स ऑन पी क्यू? आइडियल क्रॉस बी अब किधर हो जाएगा? आई क्रॉस के, यानी कि माइनस जे, इजंट इट? सो माइनस बी आई एल जे कैप। लेकिन कंपेरेटिवली आर एस पर फोर्स प्लस बी आई एल जे कैप। क्यों? आर एस में करंट वेक्टर किधर? करंट एलिमेंट माइनस आई कैप, माइनस आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? प्लस जे। या फिर राइट हैंड रूल देखिए, आर एस में
करंट आइडियल क्रॉस बी। हाँ जी, क्या प्लस जे कैप आ गया है ना। सिमिलरली द फोर्स ऑन क्यू आर वुड बी प्लस आई कैप and force on SP would be minus I cap. So thus once again the net force on loop is 0. हाँ जी शीता, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए बेटा आपने क्लास, बट नो इश्यूज़, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दूंगा कंप्लीट। सो चिराग ने पूछा है क्या ये टाइमिंग आज के लिए है? नहीं जी, अब बैच इसी टाइम पे चलेगा। और खैर चिराग, आप तो लास्ट 2 क्लास में थे नहीं, आपके क्वेश्चन से मुझे लग रहा है आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी, तो सब बच्चों की डिमांड पे ही टाइम चेंज हुआ है। सो फ्रॉम दिस जनरल कंक्लूजन भी लिख लेते हैं कि thus the net force on any closed current carrying coil in uniform magnetic field is 0. ठीक है जी, अब से ये हमारे लिए एक जनरल कंक्लूजन हो गया, क्योंकि पिछली 2 क्लास से मैं मजाक में कह रहा हूँ, बट बात सच है कि मैग्नेटिक्स के यूनिट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है। विच लीड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस स्टेटमेंट के बेस पर 2 सब केसेस बनते हैं। अगर एक्सटर्नल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो मान लीजिए आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, फिर चारों सेगमेंट्स पे अलग अलग फोर्स निकाल लीजिए, वो 0 नहीं आएगा अगर एक्सटर्नल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। और लास्ट केस, अगर कॉइल क्लोज्ड ना हो तो क्या करें? इज़न्ट इट? उसके लिए लिख लेते हैं स्पेशल केस। सो आई रिपीट, हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं? वी वॉन्ट टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स on an open loop। उस लूप का कुछ नाम भी रख लेते हैं, लेट अस से ABC, और ऊपर ये जो सिंबल है इट रिप्रेजेंट्स एन आर्क और अ लूप, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्रोसेस बड़ा इजी होगा। कि लेट अस से समवेयर देयर इज an arbitrarily shaped coil ABC which is placed in external magnetic field, कुछ भी मान लीजिए उसे, मे बी क्रॉस, बट फील्ड होना चाहिए यूनिफॉर्म। सो आपको फाइंड आउट करना है
व्हाट इज द फोर्स ऑन लूप ए बी सी। प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। सो द फैक्ट इज कि एक बात तो हमें बहुत बढ़िया से क्लियर हो रही है कि व्हाट वी नो इज कि एक क्लोज्ड लूप पर फोर्स कितना होता है। हाँ जी, क्लोज्ड लूप पर क्या फोर्स 0 होता है। यस, एंड सो द नेक्स्ट चैलेंज इज कि हम क्या इसे क्लोज्ड लूप बना लें, हमारा काम इजी हो जाएगा। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि A to C एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लेकिन इस तरह तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि आपने A to C करंट कैरी करने वाली एक लाइन बना ली और फिर C to A भी इक्वल करंट कैरी करने वाली दूसरी लाइन बना ली। हाँ जी, वेरी मच ओके। सो जो आप फोर्स ऑन लूप ABC फाइंड आउट करने वाले थे उसमें मैंने ऐड कर लिया है फोर्स ऑन द स्ट्रेट लाइन CA प्लस फोर्स ऑन द लाइन AC। सो अब क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ क्योंकि फोर्स ऑन AC प्लस फोर्स ऑन CA दे वुड बी इक्वल बट ऑपोजिट। तो इफेक्टिवली मैंने राइट हैंड साइड में क्या ऐड किया है, 0 वेक्टर जो परमिटेड है। एंड देन हाँ जी, ABC प्लस CA ये क्लोज्ड लूप हो गई, पूरी की पूरी क्लॉकवाइज सेंस में है और इसीलिए इस पे फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। So in the next step, force on the loop ABC plus force on CA दोनों का वेक्टर सम 0। क्यों? ऊपर लाइन लिखी हुई है, force on any closed loop placed in uniform external magnetic field would have to be 0। तो कंक्लूजन ये निकला कि फोर्स ऑन द लूप ABC इज सेम एज फोर्स ऑन द स्ट्रेट लाइन AC। यानी किसी भी शेप की ओपन लूप है, इनिशियल से फाइनल करंट तक, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ड्रॉ कर दीजिए। जितना ही स्ट्रेट वायर पे फोर्स है उतना ही आपकी पूरी की पूरी लूप पे था। हाँ जी, टोटली ओके। एंड सो इस बड़े सिंपल से कंक्लूजन के बाद वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और पॉइंट ये है कि ज़रा मैं आपको पिछली स्लाइड पे ले चलता हूँ। ओके, वो लगता है मैंने मिटा दी थी। चलिए, आई विल टेक यू बैक टू द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट जब मैग्नेटिक फील्ड था B0 I कैप। हाँ जी, ऐसे में फील्ड था B0 I कैप। QR पे फोर्स किधर था, देखिए, आइडियल क्रॉस B। क्या फोर्स इनवर्ड्स माइनस के कैप था। यस, इस लूप पे फोर्स इनवर्ड्स लगेगा और SP वाली लूप पे फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड। इमेजिन दिस सिनेरियो कि आपके सामने कॉइल रखी है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। थिंक ऑफ दिस एक्सिस। जब R के ऊपर अंदर फोर्स लगेगा और SP पर बाहर, क्या ये कॉइल रोटेट करने लगेगी।
इसका मतलब है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर क्या अप्लाई किया, एक टॉर्क, इजंट इट। सो जब ये कॉइल रोटेट कर रही है, सो +1 में टॉर्क के टॉपिक से आपको पता है कि क्योंकि आर क्यू इनवर्ड्स और एस पी बाहर की तरफ मूव कर रहा है, सो वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट दिस इज कि ये इस वाली एक्सिस नंबर 1 के अबाउट इस तरीके से इस पे टॉर्क लगा। हाँ जी, टॉर्क कैसे लगा, लाइक दिस, इजंट इट। सो जो टॉर्क वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर ये राइट थंब पॉइंट कर रहा है एक्सिस 1 के अलोंग। एंड सो मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग which is about torque on closed coil in uniform magnetic field. So कॉइल पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क। फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1, आपको कोई भी एक किसी भी शेप की एक क्लोज्ड कॉइल गिवन होगी, मे बी द कॉइल इज लाइक दिस, और कॉइल में आपको करंट की डायरेक्शन गिवन होगी, मे बी करंट इज लाइक दिस। Yes, we can imagine current flowing in the coil. स्टेप नंबर 1, करंट की डायरेक्शन में राइट फिंगर्स को कर्ल कीजिए। हाँ जी, और देखिए राइट थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इज इट परपेंडिकुलर टू प्लेन, अपवर्ड्स, इजंट इट। सो इस डायरेक्शन में आपने डिफाइन किया कि कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। I repeat, consider a coil of n turns area A carrying current I. If we curl the right fingers along the direction of current, right thumb points along m वेक्टर, और m वेक्टर का नाम क्या है, आई रिपीट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यानी कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ऑलवेज एंड एवरी टाइम डायरेक्शन क्या होगी, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। हाँ जी, क्या इसकी डायरेक्शन क्लियर हो रही है? इनफैक्ट आपने कोइंसिडेंस नोट किया होगा कि सर्कुलर कॉइल है जैसे ये, तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी रूल से आता है, इजंट इट। खैर, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सो मैग्नीट्यूड वाइज वी हैव m इक्वल टू NIA। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। डायरेक्शन अब आपको पता लग ही गई।
And so the truth is that regarding torque acting on this और भी इजी है फाइंड आउट करना. सो the formula is that torque acting on coil tau equal to m cross b. डायरेक्ट फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड रूल इस पूरे यूनिट की जान है. हाँ जी, क्या है टॉर्क का फॉर्मूला? टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी. एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया. एम वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी? हाँ जी, कर्ल द राइट फिंगर्स along the direction of current. Then right thumb gives you the direction of magnetic dipole moment vector. हाँ जी, totally good. So इस फॉर्मूला की एक और खास बात यह है कि what it is telling us, डायग्राम सही देखते हैं. मान लीजिए कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता. अब एम वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल हो गया? हाँ, जीरो. सही बात है. और टॉर्क भी कितना हो गया? जीरो. सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है. इसका मतलब है कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड कभी टॉर्क नहीं लगाएगा. इजंट इट? अगर कॉइल के खुद के प्लेन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है या उसका कंपोनेंट है, वो जरूर टॉर्क लगाएगा. एंड आई वुड रिपीट, कॉइल के प्लेन में फील्ड का जो कंपोनेंट है वो टॉर्क लगाएगा. कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कभी भी टॉर्क अप्लाई नहीं करेगा. विद इन 1 मिनट असाइनमेंट से हम क्वेश्चंस पे जंप करने वाले हैं, लेकिन इस फॉर्मूला की एक और खास बात देखते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू कॉइल्स. अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो बार मैग्नेट्स, तब भी सेम फॉर्मूला काम करेगा. सो नोट करके लिख लेते हैं कि फॉर अ बार मैग्नेट, हाँ जी, किसे पता है एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है? साउथ टू नॉर्थ. बिल्कुल ठीक बात है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन जनरल दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. बार मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और बाहर डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ. सो दिस इज इन कंट्रास्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बनाती हैं ओपन लूप्स, but magnetic field lines form closed loops. So the truth is कि इस बार मैग्नेट में भी m वेक्टर क्या होता है? It is pole strength into distance between the poles. I repeat, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप लोगों ने कल टेस्ट दिया है, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल याद आने लग गया होगा. जैसे डाइपोल मोमेंट क्या थी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज Q इंटू 2a. M वेक्टर है पोल स्ट्रेंथ इंटू 2a. 2a इज अगेन द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स. सो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है फॉर अ बार मैग्नेट, वी कैन सी इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल. हाँ जी, एकदम इजी चीजें. सो माय पॉइंट इज
कि सर्कुलर कॉइल के दोनों ही फॉर्मूलाज अब बार मैग्नेट पे भी लगा सकते हैं। कौन से दोनों फॉर्मूलाज? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पे या क्लोज्ड करंट कैरिंग कॉइल पे, दोनों पे कितना फोर्स है? 0। बिल्कुल ठीक बात है। और दोनों ही केसेस में टॉर्क का फॉर्मूला टाउ वेक्टर इक्वल टू m क्रॉस b। लास्टली आई वुड से कि क्या ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं? यस। क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी फोर्स 0 था? बिल्कुल। वहां टाउ था p क्रॉस e, यहां टाउ है m क्रॉस b। 100% कंपेरेबल। चलिए प्रियंका, क्या हमें याद है बेटा व्हाट वाज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? हाँ जी, किसी को भी याद हो बोल के बता दीजिए बेटा, माइक ऑन करके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पीई कॉस थीटा। यस, माइनस पी डॉट ई। यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस एम डॉट पी। सो आई रिपीट कि लास्टली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a coil or bar magnet it would be minus m dot b। सो टोटली गुड, 100% चीज़ें कंपेयर हो रही हैं। एंड एज अ रिजल्ट आप एक और कंपैरिजन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी तो कैसा इक्विलिब्रियम था? स्टेबल। जब थीटा 0 है, जब थीटा 180 है, cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। बिल्कुल ठीक बात है। सो ये ऐसा आर्टिकल आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। इवन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे फील्ड था वही बार मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट पे है। बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, और P की जगह आ जाएगा M। सेम फॉर्मूला, सेम डायरेक्शन। सो मतलब ये चीज़ें इतनी इररिलेवेंट सी हैं कि नोट करना भी ज़रूरी नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जो अभी अभी हुआ। एंड सो आई विल टेक यू डायरेक्टली टू आवर मॉड्यूल। हाँ जी, मॉड्यूल 10 ओपन कर लेते हैं, जिसमें मैग्नेटिक्स के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इनिशियली विल बी गोइंग टू एक्सरसाइज 1 ओनली, and so from exercise 1 अभी टिक कर लेते हैं। हाँ जी, अभी टिक कर लेते हैं और अभी सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, अभी सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 72 देन 73। हाँ जी, ये दोनों कर लेते हैं। Okay, Chirag has given one quick answer. मोर आंसर्स कमिंग। अंशुल ने दोनों आंसर बता दिए हैं और संस्कृति ने एक आंसर, अब दोनों आंसर। ओके, 73 का तो सभी समझ गए होंगे, क्या है आंसर? सी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड लूप पे हमेशा फोर्स 0 होता है, इसमें इवन एंगल का भी कोई रोल नहीं है। हाँ जी, लेट अस सी। ओके, सो ऑफ कोर्स 73 का आंसर सी, बट समहाउ 72 में थोड़े से अलग अलग से आंसर्स आ रहे हैं, सो आई विल सॉल्व ऑन बोर्ड। आपका क्या है बेटा 72? ओके, सो क्योंकि क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बड़ा क्लियर कट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स 20 गिवन है, सर्कुलर कॉइल है तो एरिया वुड बी पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, क्या उसे 1/25 मीटर लिख लें? यस, सो n इंटू एरिया इंटू करंट,
सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गई है 60 पाई बाय 625। ये वैल्यू अगर आप पाई को लगभग 3.14 पुट करें, इट इज ऑलमोस्ट 180 बाय 600. इट इज वेरी क्लोज टू 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर. हाँ जी, करंट इंटू एरिया यानी एम की यूनिट तो क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. हाँ जी, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, टोटली इजी. एंड देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कोर्स. So we have now क्वेश्चन नंबर, हाँ जी कर लीजिए सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 77 and 83. $77. 77 बॉम्बे. ओके, हाँ जी, ज़रा एक ऊपर वाला डायग्राम रह गया गलती से, ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी. ये होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी डिक्टेट करते हैं अभी. हाँ जी, डिस्कसिंग इन 30 seconds. लेट अस सी.
ओके 77 में फिर कुछ अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ओके ओके कौन सा पार्ट बताया बेटा आपने? बी, लेकिन अंशुल का कहना है ए, ट्विंकल को लगता है सी। ये कैसे हो रहा है? आई थिंक इस क्वेश्चन में गॉज आ गया। सो एज अ हिंट यू नो सीजीएस वाला क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, बट 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉज, 10⁻⁴ गॉज। चलिए कर लीजिए आंसर फाइनल, क्या आया? सी पार्ट। ओके चलिए दोनों क्वेश्चंस हो रहे हैं डिस्कस। एंड सो मूविंग टू 77, करंट है, कंडक्टर की लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, और फील्ड की डायरेक्शन में और स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ में एंगल है 30 डिग्री। सो फोर्स होता है BIL sin थीटा। हाँ जी, B 500 गॉज, but 1 gauss is 10⁻⁴ टेस्ला। सो हमने B को टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया है ना। करंट 3 एम्पियर, लेंथ 40 सेंटीमीटर यानी 40/100, 2/5 मीटर, और साइन 30 1/2। सो ये है बेटा करेक्ट आंसर। And so it would be 3 × 10⁻⁻² न्यूटन। हाँ, ज़्यादातर बच्चों का आंसर सी था, वही करेक्ट है। मूविंग टू 83, हाँ जी, विच ऑप्शन? ओके देखिए कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी कंपेयर करेंगे तो भी आंसर ए पार्ट आएगा। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी होती है -m.b, सॉरी 1 मिनट, प्लेन है ना, प्लेन में तो सी आएगा। सो U = -m.b and potential energy is minimum if theta is 0 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री किस किस में है? कॉइल के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ जी, परपेंडिकुलर टू कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0। तो क्लियरली plane is inclined at 90 degree to the direction of the field। होपफुली सभी समझ गए हैं, जिन्हें डाउट है बेटा बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक क्षण के लिए आपको दोबारा सोचने पे मजबूर करता है। आई थिंक आज कुछ नेट का इशू चल ही रहा है पूरे इंडिया में, एयरटेल का ख़ास तौर पे। सो बेस्ट है बेटा जो लोग लाइव ऑफलाइन क्लास लगा सकते हैं, दे मस्ट अटेंड द ऑफलाइन क्लास। हाँ जी ट्विंकल, आपने 83 दोबारा पूछा है। सो एक बार क्वेश्चन देखिए बेटा, कॉइल कहाँ रेस्ट पर आएगी? जहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है।
यू है माइनस एम बी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और माइनस एम बी के इक्वल होगी कब? जब कॉस थीटा 1 है, जब थीटा 0 है, यानी एम वेक्टर और बी वेक्टर जबकि सेम डायरेक्शन में है ना। लेकिन अगर यहाँ कॉइल रेस्ट पे आई, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्या कॉइल के प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल पे है? इजंट इट? प्लेन वर्ड लिखा है इसीलिए आंसर 90 डिग्री आएगा। सो मस्ट बी फाइन प्रोबेबली। ओके, सो अल्टरनेटली यू कैन से कॉइल इक्विलिब्रियम में आएगी जब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन, तभी एम वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 0 डिग्री आएगा। सो हाँ जी, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लें, फिर अगले आर्टिकल पे चलते हैं। सो फॉर होमवर्क आप लोग क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर, हाँ जी 71 से 93 तक सारे कर लीजिए। हाँ जी, वेरी इजी। 71 टू 93 ये तो होगा एक्सरसाइज 1। और ज़्यादा होमवर्क नहीं रखेंगे क्योंकि कल भी क्लास है, बट एक्सरसाइज 2 से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5, बस दैट्स ऑल। मुश्किल से ये 28 क्वेश्चंस हैं होमवर्क में। और इसमें से भी कुछ अभी हो ही गए। सो बैक टू आवर थ्योरी पोर्शन, लेट अस डिस्कस अबाउट फोर्स बिटवीन two parallel current carrying wires. So दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं और दोनों ही क्या हैं? इनफाइनाइट। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। सो देखिए, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो मेरे लिए काम इजी हो जाता है। आई कैन टेल यू कि राइट हैंड रूल से हर एक चीज की डायरेक्शन कैसे आएगी। सो स्टेप नंबर 1, लेफ्ट वाली वायर की वजह से राइट वाली वायर की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड B1 कैसा होगा? डॉट या क्रॉस? ओके, दैट्स अ गुड आंसर। आई होप सबने ऐसे ही किया है आंसर। लेफ्ट वाली वायर की वजह से राइट की लोकेशन पे फील्ड B1 क्रॉस। हाँ जी, क्लियर हो रहा है बेटा सबको? फिर इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर है कैरिंग करंट I2, इस पे फोर्स किधर होगा? राइट वाली वायर पे। हाँ जी, फोर्स किधर होगा? चैट बॉक्स से बता दीजिए, चाहे बेस्ट है माइक का यूज करके बता दीजिए। हाँ जी, फोर्स किधर आएगा इस राइट वाली वायर पे? किधर आएगा बेटा? गड़बड़ गड़बड़। चलिए राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, है ना। और अब आइडियल क्रॉस बी। जी सर, आता हूँ। हाँ जी, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, अभी कंटिन्यू करते हैं बेटा।
और बिल्कुल सही बात है, फोर्स आ जाएगा लेफ्ट की तरफ। बन रही है बेटा बात, वेरी गुड। हाँ जी, एक बार मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की डायरेक्शन बता देता हूं, जो आप लोगों ने भी सोच ली होगी। देखिए, आइडियल क्रॉस बी, लेफ्ट की तरफ। फिर राइट वाली वायर की वजह से, हाँ जी, राइट वाली वायर की वजह से लेफ्ट की लोकेशन पे फील्ड किधर है? आउटवर्ड्स, डॉट। उस फील्ड को कह लेते हैं B2, इट इज डॉट। और B2 की वजह से इस लेफ्ट वाली वायर पे फोर्स किधर होगा? राइटवर्ड्स। कैसे? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आइडियल क्रॉस बी, फोर्स किधर आ गया? राइट की तरफ। एंड सो इट इज क्लियर कि दो वायर्स जो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही थी, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स है। वेरी सिंपल थिंग। सो द फैक्ट इज दैट इफ टू वायर्स कैरी करंट्स in same direction, they attract each other, and reverse is also true. That means that if currents are in opposite direction, they repel each other. और पहले ये लिख लीजिए, चलिए लिख लिया है प्रोबेबली। एंड सो द फैक्ट इज दैट थिंक ऑफ सेकेंड वायर। वैसे तो इनफाइनाइट है, बट सपोज इसकी कोई लेंथ L2 होती तो उस पर फोर्स कितना होता? हाँ जी, फोर्स वुड बी BIL। ठीक फॉर्मूला लिखा है। सो व्हाट यू विल नोटिस इज कि फोर्स, अभी ये चीज नोट भी ना कीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाती B1I2। B1 है यू नो म्यू नॉट I1/2 पाई R into I2। Very easy things. If you just notice, what is force on 1 due to 2? It would be B2 I1 L1। तो इस बार भी लेफ्ट वाली वायर पर भी फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? B2 I1। वो भी वैल्यू सेम है, देख लीजिए। B2 would be म्यू नॉट I2/2 पाई R। सो इसका मतलब ये हुआ कि further the force per unit length
ऑन आइदर वायर इज, हाँ जी, F/L की वैल्यू क्या है, तो हम याद कर लेते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। हाँ जी, एकदम इजी। आई रिपीट, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R। अभी 1.5-2 महीने पहले ये फॉर्मूला डिस्कस भी किया था, कहाँ, यूनिट्स डायमेंशंस में, याद है बेटा। म्यू नॉट के डायमेंशंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला सबसे इजी तरीका है। सो इन फैक्ट दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप होमवर्क सभी बढ़िया से कराएंगे, ठीक है जी। तो आप लोग फ्री हैं, थैंक यू। होमवर्क करके मुझे पिक भेजते रहिए उसकी। थैंक यू।